यो सब गाइस, आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग एक कमाल का जावा डेवलपर बन सकते हो 2024 के अंदर। पूरा का पूरा बताने वाला हूँ जावा के अंदर क्या पढ़ना है, उसके बाद डेवलपमेंट के टाइम पे क्या पढ़ना है और एडिशनल क्या चीज आपको पढ़नी चाहिए सो दैट आप वो 3-4 लाख के पैकेज से 10 और 20 लाख तक के पैकेज पे जंप मार सको। 2024 के अंदर जावा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। लोगों को लग रहा है कि जावा खत्म हो गई है, उसकी बात ही हो रही है। ठीक है, जावा इज नॉट गोइंग एनीवेयर। जावा के अंदर आप एक बहुत कमाल का डेवलपर बन सकते हो। मैंने खुद देखा लोगों को जो कि जावा डेवलपर के अंदर बहुत ऊंची ऊंची सैलरी पे जा रखे हैं, बहुत सीनियर डेवलपर बन चुके हैं। Amazon के अंदर मैं काम करता था, वहां पे मैंने अपने मैनेजर से पूछा, सर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी में काम करते हो? उन्होंने कहा मैं जावा में ही पूरी लाइफ भर काम करता है और जावा में ही काम करता रहूंगा। जावा में काम करते हुए उनको 12 से 13 साल हो गए थे और अभी भी वो जावा में थे और आगे भी जावा ही करते रहेंगे। ही इज नाउ अर्निंग समवेयर अपवर्ड्स ऑफ 1 करोड़ पर ईयर। ठीक है, ये मुझे पता है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन हाँ जावा के अंदर लोग इतना कमा रहे हैं। जावा डेवलपर बनने के बाद आप 3-4-5-6 लाख से स्टार्ट करते हो, आप 10 लाख तक भी जा सकते हो, आप 20 लाख तक भी जा सकते हो और जिस तरीके से मैंने बताया करोड़ तक के फिगर्स को भी आप टच कर सकते हो। लेकिन पता होना चाहिए कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है। लोग स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, कुछ लोग बोलते हैं भैया मैंने पढ़ा जावा डेवलपमेंट लेकिन मेरी तो सिर्फ 4 लाख की नौकरी लग रही है, मेरी तो सिर्फ 6 लाख की लग रही है। अरे भाई, जो चीजें पढ़ाई गई है ना, जैसे बताई गई हैं वैसे पढ़नी जरूरी है और एक प्रॉपर फॉर्मेटेड तरीके से। इसलिए आज आपको मैं बताने वाला हूँ जावा डेवलपर रोड मैप इन 2024 क्या क्या चीजें पढ़नी है। जावा जा नहीं रही है कहीं पे भी। ठीक है, लोगों को लगता है 2024 में जावा हैज बिकम ऑब्सोलीट। नो, आज बात करते हैं उसकी भी। ठीक है, तो ये आपको कंपोनेंट्स रहने वाले हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब कुछ लोग होंगे बोलेंगे ठीक है, अच्छा पता चल गया जावा बेसिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ठीक है, स्प्रिंग बूट पता चल गया, एडिशनल टूल्स पता चल गए, ठीक है खत्म। इतना नहीं होता है। हर एक चीज के अंदर मैं आपको और डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस चीज के अंदर क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बताऊंगा सो दैट वो 3 से 10 पे आ सको आप और 10 से 20 पे जा सको आप। ठीक है, उस टाइप के जंप आप इसमें मार सकते हो अगर आपको पता है कितना कैसे पढ़ना है। पूरा का पूरा 100% भी नहीं पढ़ना होता, क्योंकि जावा के अंदर कुछ चीजें जो कि अगर आप पढ़ने बैठ गए तो फिर आप पढ़ते ही रह जाओगे। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना है और गाइडेड वे में पढ़ना है सो दैट आप सिर्फ वही चीजें पढ़ो जो कि रेलेवेंट है 2024 के अंदर। ऑलराइट, तो सबसे पहले बेसिक्स तो हर जगह के स्ट्रॉन्ग करने आपके इंपॉर्टेंट होते ही हैं। तो हम बात करेंगे जावा बेसिक्स के अंदर। जावा बेसिक्स के अंदर आपके आते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। इसके अलावा आप पढ़ोगे इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट्स। उसके बाद आप पढ़ोगे लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप्स, ये सब। इसके बाद एरेज एंड स्ट्रिंग्स एंड देन एक्सेप्शन हैंडलिंग। और बोलोगे भैया इतना करने में मुझे कितना टाइम लगने वाला है? तो यार इसको आप दो आराम से टाइम। ठीक है, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर्स हो तो यू शुड गिव इट एटलीस्ट 2 मंथ्स और 2 मंथ्स के अंदर आप आराम से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो। बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है जिनके अंदर आप 2 महीने अगर दोगे आप पढ़ लोगे। मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था फर्स्ट ईयर के अंदर जब मैंने जावा पढ़नी स्टार्ट की थी। आई डिडंट हैव अ लैपटॉप, मैं पीडीएफ से पढ़ रहा था और पीडीएफ से पढ़ पढ़ के भी मैंने 1 महीने के अंदर जावा खत्म कर दी थी। एंड देन जब मेरे पास लैपटॉप आया तो मैंने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो जावा पढ़ सकते हो, कमाल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद ये तो थे बेसिक्स। अब देखो इनके अंदर ना आपको ना पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन भी सॉल्व करने होते हैं। जैसे लूप्स में अगर आप आए तो लूप्स के अंदर आप 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करो। एरे एंड स्ट्रिंग्स के अंदर गए तो इसके अंदर आप सॉर्टिंग वगैरह होती है और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, राइट। सर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सब लगाने का ट्राई करो। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक्स होते हैं। इसके बाद आप आगे मूव करोगे, 2 महीने बाद आपको आना है ऊप्स एंड कलेक्शंस के अंदर। इंपॉर्टेंट होता है, इसको स्किप नहीं करना है, ये तो आपको पढ़ना ही है। कई लोग क्या करते हैं, कुछ अजीब ही चीजें पढ़नी स्टार्ट कर देते हैं, वो नहीं पढ़नी है आपको। ये ऊप्स एंड कलेक्शंस, दीज आर इंपॉर्टेंट, दीज आर आस्क्ड इन कंपनीज इंटरव्यूज, तो ये पढ़ने जरूरी है। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स पता है सबको, मैंने पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, मैंने वीडियो बना रखी है, इन 1 वीडियो भी बना रखी है। ठीक है, जाके आप पढ़ सकते हो, वरना मैंने अपने कोर्सेज के अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया हुआ है आपको। 4 पिलर्स क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है, इनकैप्सुलेशन होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। चारों के बारे में पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आप पढ़ोगे जेनेरिक्स। जेनेरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, जेनेरिक्स को पढ़ना जरूरी है। जेनेरिक्स आप पढ़ोगे तो थोड़ी एडवांस चीज़ों की कंसेप्ट भी आप सीखोगे इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क पूरा पढ़ना है। इसके अंदर आपके आता है मैप्स, सेट, क्यू और हैश मैप वगैरह, ये सब आपके अंदर इसके आता है। ठीक है, लिस्ट, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको पढ़ने हैं। ये बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके अंदर आपके सिस्टम जो आप आगे बनाओगे, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के अंदर या फिर स्प्रिंग बूट के अंदर भी आप चीजें बना रहे होगे, उनको किस चीज में स्टोर करोगे, तो ये कलेक्शन फ्रेमवर्क वहां पे काम में आ रहा होता है। इसको पढ़ना, इसको समझना जरूरी है। इसके बाद आपका आता है इसके अंदर कंपेरेबल एंड कंपेरेटर, ये तो आप पढ़ ही लेना, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है और ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ऊप्स इन 1 वीडियो मैंने बना रखी है यूट्यूब के ऊपर, आप जाके देख सकते हैं उसको। लैम्डा एंड स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है 2024 के अंदर, आप इसको मिस नहीं कर सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते। तो ये सारी कंसेप्ट आपको पढ़ने जरूरी है ऊप्स एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क की जब बात हो रही है। तो कितना टाइम देना भैया इसको, इसमें कितना पढ़ना है? तो यार इसके अंदर भी आपको डिटेल में जाना है और इसको भी आपको 2 मंथ्स तो देने ही है। ठीक है, अब ऐसा है कि इसके अंदर आप घुसोगे ना तो बहुत सारी चीजें आती रहेंगी, मतलब आप बहुत ज्यादा एडवांस भी आ सकते हो। लैम्डा में घुसोगे तो लैम्डा में बहुत सारी एडवांस चीजें हैं, स्ट्रीम्स वगैरह एपीआई जो दे रही है, स्ट्रीम्स एपीआई के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं।
तो हर एक चीज को रटना नहीं है बाबू, ठीक है। आपको मिलेगा कलेक्शन फ्रेमवर्क, आपको मिलेगा एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, रटने नहीं बैठ जाना है। बेसिक्स तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग करने, राइट। तो ये चीजों में आपको टाइम लगाना है, 2 मंथ तक लगाना है, चीजों को समझना है। रटना नहीं है कि इस कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, लेकिन समझना सभी को है। समझना है हमें कि कैसे एब्स्ट्रक्शन काम करता है, कैसे इनकैप्सुलेशन काम करता है, इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, इतने सारे हमारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड हो गया, फाइनल कीवर्ड हो गया, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड हो गया, और भी बहुत सारे कीवर्ड आते हैं, सबको समझो अच्छे से, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हो गया, समझना है। समझे बिना आगे बढ़ोगे तो इंटरव्यू के अंदर फेल कर जाओगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऊप्स एंड कलेक्शन। इसके बाद अगला आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। अभी तक जितना आपने जावा कर लिया ना, उसके बाद अगर आप जावा डेवलपर लगते हो तो आप टीसीएस वगैरह जैसी कंपनीज के अंदर 3 लाख 4 लाख के एम्प्लॉय लगोगे, ठीक है। उससे अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली कैटेगरी में फिर आप आ जाते हो। जावा डेवलपमेंट के बाद आप इजीली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, और जावा के अंदर आप इंटरव्यू दे सकते हो। जावा के अंदर आप डीएसए कर सकते हो, मैंने खुद किया था। मैंने खुद अभी तक जितने भी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए हैं, जितने भी जगहों पे ऑनलाइन असेसमेंट दिए हैं, जावा के अंदर ही दिया, और जावा के अंदर ही पढ़ा रहा होता हूँ मैं, क्योंकि जावा बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आप डीएसए भी कर पाते हो इसके अंदर आराम से, आप डेवलपमेंट भी कर पाते हो इसके अंदर आराम से, तो क्यों ना पढ़े इसको, ठीक है। और तो टॉपिक आपके ये सारे रहने वाले हैं। क्या क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, वो टॉपिक बता दो तो मतलब मेरी अच्छी खासी एक नौकरी लग जाए। तो यार आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, मैं उसकी जरा बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो आपके देखो एरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स एंड क्यूज, ये 4 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। इन 4 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। ये 4 तो आप स्किप करोगे ही नहीं। उसके बाद रिकर्जन पढ़ लेना, रिकर्जन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आप बाइनरी ट्री पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने बाइनरी ट्री लिखा हुआ, यस बाइनरी ट्री ये रहा, बाइनरी ट्री पढ़ देना, ठीक है। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आप स्किप नहीं कर सकते हो। और फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है यार, जितनी ऊंची कंपनी, जितनी अच्छी कंपनी में अप्लाई करोगे, जितने आपको अपने फेल होने के चांसेस को कम करना है, उतनी ज्यादा आप कंसेप्ट पढ़ते रहोगे, ठीक है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं भैया कि मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। मैं बोलता हूँ यार कि क्या अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर सकते हो तुम, कि क्या तुम्हें अगर मैं 4-5 टॉपिक बता दूं तो क्या तुम चांस में खेल जाओगे। सपोज करो तुम्हारी कंपनी के अंदर मैंने तुम्हें बता दिया ये 4-5 टॉपिक है, तुम्हारी कंपनी में एक ग्रीडी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन आ गया और तुम पढ़ के नहीं गए और उसकी वजह से तुम फेल कर गए। अच्छी बात है, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन किसी एक अपॉर्चुनिटी को तुम्हें 100% पकड़ना होता है। और अगर तुम इस तरीके से चांस में चले जाओगे तो वहां पर फेल कर सकते हो, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप वहां पर फेल कर जाओगे। तो आपको टॉपिक्स तो सारे पढ़ने होते हैं, सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना होता है, स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना होता है, क्वेश्चंस भी करने होते हैं। ये नहीं कि बस आपने टॉपिक्स पढ़ लिए, आपको इनके ऊपर इजी मीडियम लेवल क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। अगर आप एम कर रहे हो कि ठीक है मुझे 4-5 लाख का नहीं, मुझे 10-12 लाख का पैकेज चाहिए, ठीक है। बिकॉज वो फिर आपका डेवलपर से सॉफ्टवेयर जावा डेवलपर नहीं हो, आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर, आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हो उस टाइम पर, ठीक है। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें अच्छे से आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को आपकी इंप्रूव कर रहे होते हैं। कहां से पढ़े भैया, कैसे पढ़े, तो भैया देखो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, प्राइम 2.0 कोहॉर्ट आ गया है, साल में एक बार ही आता है। पिछले साल भी एक बार आया था, इस साल भी एक ही बार आएगा। इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रहे हैं आपको, तो एवरीथिंग इन प्राइम 1.0, जाके वेबसाइट सर्च करो www.codingshuttle.com, वहां पे आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ में आपको कुछ एडिशनल वहां पे क्लासेस और दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसी के साथ आपको गेमिफाइड लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। कोई भी कोर्सेज देख लो किसी भी बंदे का, आपको ये सब चीजें नहीं मिल रही है इस प्राइस रेंज में। जो दे रहे हैं वो आपसे लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा मेंटोर सपोर्ट मिलेगा, आपको पूरा डाउट सपोर्ट मिलेगा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप यहाँ पे कोडिंग कॉन्टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। और जो बढ़िया लोग होते हैं, जो बहुत ही तगड़े लोग होते हैं, उनको और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हम दिलवा रहे होते हैं। तो ये सब सपोर्ट आपको मिल रहा है इसके अंदर, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको, और आपको इंडस्ट्री रेडी करेंगे, आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपर के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए रेडी कर देंगे इसके अंदर हम आपको, ठीक है। तो जाके आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। ये आपका 10 मार्च से स्टार्ट होगा जावा, लेकिन अभी कभी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, स्प्रिंग बूट के ऊपर आते हैं। अब जावा के अंदर आपको डेवलपमेंट में घुसना है, राइट। जावा के अंदर डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है। आपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर ली, आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव कर ली, अपने बेसिक्स कर लिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क वगैरह ये सब बेसिक्स में काउंट करूंगा मैं। उसके बाद आपको इसके ऊपर एप्लीकेशन बनाने हैं, आपको इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो इसके बाद आपको स्प्रिंग बूट करना पड़ेगा। क्यों भैया, मैं डायरेक्टली जावा के अंदर अपना JDBC लगा लूंगा, मैं जावा के अंदर एप्लेट्स वगैरह के थ्रू कर लूंगा, कर लोगे, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, और इंडस्ट्री रेलेवेंट रहा नहीं है, ठीक है। वो JFX के थ्रू मैं अपनी वेब डेवलपमेंट करूंगा, कोई नहीं कर रहा आजकल, ठीक है। JSP वगैरह के थ्रू नहीं कर रहा कोई वेब डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। आपके ब्राउजर्स ने भी सपोर्ट हटा दिया है, बात समझ में आ रही है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आप डायरेक्टली घुस जाओगे, फायदा नहीं है, बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है, बिगिनर्स लोग छोड़ देते हैं उसको। बिगिनर्स लोग घुसते हैं, स्प्रिंग देखते हैं, अरे भाई स्प्रिंग में तो इतना सब कुछ है, ये सब तो पहले देखा नहीं था, बहुत मुश्किल है, नहीं, छोड़ देते हैं। स्प्रिंग बूट लेकिन एक बहुत तगड़ा फ्रेमवर्क है, स्प्रिंग के ऊपर ही बना हुआ है, लेकिन आप इसके अंदर बहुत अच्छे वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। इसके अंदर इनबिल्ट आपके सर्वर्स डाले हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। टॉमकैट, अपाची सर्वर्स इसके अंदर आप डाले हुए हैं, आपको खुद से सेटअप करने की जरूरत नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन खुद से करने की जरूरत नहीं है।
इसी के साथ बिल्ड टूल्स वगैरह भी इसके अंदर बने हुए हैं, उनको आप ग्रेडल और मेवन को यूज कर सकते हो। वो बिल्ड टूल्स को भी कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है। डिप्लॉयमेंट वगैरह स्ट्रेटजी कैसे लेनी चाहिए सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। बहुत तगड़ी चीज़ है ये, इसको सीखो जाके, ठीक है। इसके अंदर आप बहुत अच्छे अच्छे वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, रेस्टफुल एपीआई बना सकते हो। ऑलराइट, तो इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, कि आपकी मल्टीपल डिपेंडेंसी है, लेकिन आपको अपने कोड करते टाइम इन डिपेंडेंसीज को लाने की, ले जाने की, हटाने की, इन सब की टेंशन नहीं लेनी है। तो उसके लिए आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखना होगा। अगला है मेवन एंड ग्रेडल। ये क्या होता है भैया? तो बिल्ड टूल्स होते हैं भाई, ठीक है। आप अगर इनके बिना भी कर सकते हो डेवलपमेंट, ठीक है भैया। इनकी जरूरत है क्या? हाँ जरूरत है इनके बिना भी, लेकिन चाहो तो कर सकते हो, लेकिन जरूरत है इनकी। हर कंपनी यूज कर रही है, बिकॉज बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर बिल्ड करते टाइम मल्टीपल प्रोसीजर होते हैं। कई बार स्टेप बाय बिल्ड करना होता है, कई बार कुछ और चीज़ें रन करने होते हैं, मे बी यूनिट टेस्टिंग रन करने होते हैं, और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह रन करनी होती है, ठीक है, बनानी होती है। वो सब ये बना के दे देते हैं आपको, तो आप फिर क्यों अपना खुद की कॉन्फ़िगरेशन करोगे, ठीक है। मेवन एंड ग्रेडल दोनों अलग अलग हैं। आप चाहो तो ग्रेडल यूज कर सकते हो, बिकॉज ज़्यादातर मोस्ट वाइडली यूज आपका ग्रेडल है इस टाइम पर। आपके एंड्रॉइड के अंदर भी ग्रेडल बिल्ड टूल ही यूज हो रहा होता है। नहीं भैया मैं तो जेडीबीसी यूज कर लूंगा, ठीक है। जावा डेटाबेस कनेक्शन कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। जावा डेटाबेस कनेक्शन जेडीबीसी आप कर सकते हो, लेकिन हाइबरनेट आपको और भी कमाल कमाल के फीचर देता है। ये एक ORM है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग ला के देता है ये आपको। तो आपकी जो सीक्वल होती है, ठीक है, माई सीक्वल जो लैंग्वेज है, माई सीक्वल आपका डेटाबेस होता है, उसके ऊपर आप जावा के थ्रू क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। ये आपके जो कॉलम्स होते हैं एसक्यूएल के अंदर, उसको कन्वर्ट कर देता है ऑब्जेक्ट के फील्ड्स के अंदर। तो अब आप आराम से जावा के अंदर कोड कर सकते हो, और काफ़ी कमाल की फ्लेक्सिबिलिटी आपको ला के देता है। और आपका कोड, जो सीक्वल का जो कोड होता है, वो कई बार बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, कई बार आपको समझ में नहीं आता है, कई बार आपको सीक्वल की कमांड्स कुछ नहीं पता होती है। तो वहाँ पर हाइबरनेट आपकी बहुत हेल्प करता है, एक कंसाइज कोड लिखने में, एक सेफ कोड लिखने में। हाइबरनेट हमें उसलिए सीखना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीपल कंपनीज यूज करती है। उसके बाद क्या करें भैया? उसके बाद भाई रेस्ट एपीआईज बनाओ, ठीक है, रेस्टफुल एपीआईज बनाओ। उसके बाद आपको CRUD ऑपरेशन वाली एपीआईज बनानी है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, बिकॉज आपको डेटाबेस यूज करना आ गया है। आपको अब कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट, राइट। आपका आप डेटाबेस से आपने कनेक्ट कर लिया यूजिंग हाइबरनेट, आपका पूरा बिल्ड टूल आपको पता है कैसे बिल्ड होना है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क तो बना ही आपकी एपीआईज वगैरह बनाने के लिए, सर्वर्स बनाने के लिए बना हुआ है, ठीक है। सर्वर्स बनाने हैं अगर आपको, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क बहुत तगड़ा है, बहुत पहले से यूज होता आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज यूज कर रही है, जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत में, अमेजॉन तो कर ही रही है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज अभी भी यूज कर रही है। इवन नए नए स्टार्टअप्स भी यूज करते हैं इसको, ठीक है, बिकॉज बहुत सिक्योर और बहुत तगड़ा डेटाबेस इसके अंदर, बहुत स्केलेबल आप बना सकते हो। भैया बन गई रेस्टफुल एपीआईज, अब क्या करें? अरे भाई बन गई तो अब TDD एंड JUnit ये तो गुड टू हैव है, लेकिन आपको कर ली तो बहुत अच्छी बात है। क्या होता है भैया? टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट एंड JUnit एंड मॉकेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपके यूनिट टेस्टिंग के तरीके होते हैं। इससे आप के जो कोड है, जब आप इसके अंदर नई चीज़ें पुश करते हो कोड के अंदर, तो पुरानी चीज़ें नहीं फटती हैं। आप सपोज करो अमेजोन के अंदर पूरा बड़ा सा अमेजोन का सिस्टम बिल्ड हो रखा है, और उसके बाद कोई नया डेवलपर आया, उसने कुछ नया कोड लिखा और उसने ऐसे पुश कर दिया बिना टेस्टिंग वगैरह किए, तो उसके कोड की वजह से हो सकता है मल्टीपल चीज़ें फट जाएं और अनअवेलेबल हो जाए कोड आपका पूरा। तो इसीलिए वहाँ पर डिप्लॉयमेंट से पहले JUnit वगैरह करनी जरूरी होती है, ठीक है। आपकी टेस्टिंग जरूरी होती है। वो क्या करता है? आपके नए कोड को पहले टेस्ट करता है पुराने टेस्ट केसेस के साथ, और इवन जो आपका नया कोड है उसके अराउंड भी आप टेस्ट केसेस बनाते हो, सो दैट जब भी सिस्टम प्रोडक्शन में जारी है तो पुराने फीचर्स तो एटलीस्ट ना फटे और नए फीचर भी टेस्ट हो जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ कर रही होती हैं। इसके साथ अब क्या करना है भैया? उसके बाद आपको पता है, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, मल्टीपल एपीआईज बनाओ, डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, अलग अलग डेटाबेस का कनेक्ट करना सीखो। आपको हाइबरनेट एक बार आ गया तो आप इजीली माइस्क्ल के साथ कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है, पोस्टग्रेस के साथ कर सकते हो। और क्या भैया इसके साथ सिर्फ SQL डेटाबेस ही हो सकता है? नहीं भाई, इसके साथ आप चाहो तो MongoDB के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अपने कोड के अंदर बिना चेंज किए ही आपको बस अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को चेंज करना पड़ता है, ठीक है, कनेक्शन करने का तरीकों को चेंज करना पड़ता है। एक कन्फिग फाइल होती है, उसके बाद आपका डेटा MongoDB में चेंज जाता है, उसके बाद अंदर कोड में को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये हाइबरनेट एक ORM लेयर है बेसिकली आपके डेटाबेस के ऊपर। तो ऊपर तो ऑब्जेक्ट की मैपिंग हो रखी है, अब वो ऑब्जेक्ट सीक्वल के कॉलम से मैप है या फिर डॉक्यूमेंट के फील्ड से मैप है, उसकी टेंशन वो ORM लेता है, आप नहीं लेता, आपका कोड नहीं लेता है। तो काफी कमाल की चीज होती है, ठीक है। सिंपल अगर JDBC के थ्रू कर रहे होते तो फिर आप बस क्वेरीज लिखते रह जाते अलग अलग लैंग्वेजेस की, वो टेंशन आपकी हटा देता है ये। इसके साथ ही आपको स्प्रिंग बूट आ गया है, तो अब आप आराम से बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट कर पाओगे, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की टेंशन नहीं लोगे, और बहुत जल्दी आप रेस्ट एपीआईज वगैरह बना लोगे। तो प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है भैया। स्प्रिंग बूट सीख ली, कितना टाइम लगेगा इसको सीखने में? तो इसके अंदर टाइम लो यार, इसके अंदर मल्टीपल चीजें हैं, तो मैं बोलूंगा 3 से 4 मंथ्स इसके अंदर लो आप, ठीक है, 3 से 4 मंथ्स लो। अगर ज्यादा टाइम लग रहा तो और ज्यादा टाइम ले लो, लेकिन इसके अंदर प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने होंगे आपको। उसके बाद आप क्या सीखें भैया? उसके बाद एडिशनल टूल्स सीखने बहुत जरूरी होते हैं।
स्प्रिंग बूट आपने कर लिया, लेकिन आपको अगर एक जावा डेवलपर बनना है, अच्छे लेवल का जावा डेवलपर बनना है, जिसकी सैलरी वही आपकी 20 लाख 15 लाख 16 लाख ऐसे आती है मल्टीपल कंपनीज में, तो आपको कुछ बढ़िया चीज़ें पता होनी चाहिए। गिट एंड गिटहब एक तगड़ा टूल है, इसके बारे में अगर नहीं पता है तो बहुत पीछे हो आप, ठीक है। गिट एंड गिटहब हर कंपनी यूज़ करती है, गिटहब अगर नहीं भी यूज़ कर रही, गिट तो पक्का यूज़ कर रही है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है, और गिट एंड गिटहब के ऊपर बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने यूट्यूब के ऊपर, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अभी के अभी। उसके बाद आप क्या करें भैया, ये सीख लिया तो उसके बाद आपको करना है लिनक्स। लिनक्स के कमांड टूल्स, बहुत ज़्यादा तगड़ी कमांड नहीं कह रहा मैं, लेकिन बहुत ही बेसिक कमांड तो आपको पता होनी चाहिए। आप मेरे को बोल देना भैया लिनक्स कमांड लाइन्स के ऊपर वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। मैं इसके ऊपर बता दूंगा कि कौन कौन सी कमांड लाइन्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे कैसे वो कमांड लाइन काम करते हैं, बिल्कुल अंदर तक अगर पता है ना, बेसिक अगर आपको पता है, तो आपके साथ फिर टेंशन नहीं होगी, ठीक है। आप चीज़ें फिर जल्दी ग्रस्त कर लोगे। अच्छा, उसके बाद AWS भी आपको आना चाहिए, लेकिन AWS के अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, ठीक है। इवन AWS के डेवलपर्स को नहीं पता AWS के अंदर इतनी सारी सर्विसेज हैं, और आपको सारी सीखनी भी नहीं है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है, वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। SQS हमें पता होनी चाहिए, इवन SNS मैंने यहाँ नहीं लिखा, SNS पता होनी चाहिए। लैम्डा आपको पता होना चाहिए, सर्वरलेस, DynamoDB, EC2, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ होती है, मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। जैसे एक इलास्टिक बीनस्टॉक बहुत अच्छी सर्विस है, उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। कोड डिप्लॉय, कोड पाइपलाइन वगैरह पता होनी चाहिए, ठीक है। ये सब अच्छी अच्छी सर्विसेज हैं, इनके बारे में सीखो। RDS होता है, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम AWS का, वो जाके सीखो। इंटेलिजे IDE की, अब देखो कुछ लोग बोलेंगे भैया मेरे को तो इक्लिप्स की आदत है, मुझे इक्लिप्स में ही करना है, लेकिन इंटेलिजे IDE बहुत कमाल की है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, आपको इंटेलिजेंस जो है ना उसके अंदर, वो बहुत ही तगड़े लेवल पे जा चुका है इस टाइम पे, ठीक है। और वो आपकी डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। तो उसको अगर आप स्किप कर रहे हो तो अपनी डेवलपमेंट को आप स्लो कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा होगा कि जैसे आपने अपने पीठ पीछे एक 50 किलो का पत्थर बांध रखा है, उसके बाद आप भाग रहे हो, ठीक है। तो आपको अपनी डेवलपमेंट को फास्ट करना है तो इंटेलिजे के ऊपर आओ, ठीक है। इंटेलिजे के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स का सपोर्ट है, ओपन सोर्स प्लगइन्स इसके अंदर डल जाते हैं, जिससे आपकी डेवलपमेंट और फास्ट होती है। आपको कोई टेम्पलेट बनाना है तो इंटेलिजे के अंदर प्लगइन है, आपको अपने ब्यूटीफाई करना है कोड तो इनबिल्ट प्लगइन्स है। तो बहुत सारी चीज़ें इंटेलिजे आपको देता है, विच आई थिंक यू शुड स्टार्ट यूजिंग। जेनकिंस आप यूज कर सकते हो अपनी पाइपलाइंस वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, डिप्लॉयमेंट वगैरह करने के लिए। अदरवाइज जैसे मैंने बताया था AWS के अंदर आपका कोड डिप्लॉय और कोड पाइपलाइन होता है, वो भी आप यूज कर लिए, तो फिर आप उसके बाद जेनकिंस को छोड़ सकते हो। जेनकिंस लेकिन अभी भी मल्टीपल कंपनीज यूज करती हैं। उसके बाद ऊप्स कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डिजाइन प्रिंसिपल्स की बात आ जाती है, डिजाइन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, SOA, सॉलिड प्रिंसिपल, ड्राई, KISS, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा आपके जो और मल्टीपल डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि आपके सिंगलटन पैटर्न हो गया, फैक्ट्री पैटर्न हो गया, ये मल्टीपल टाइप के पैटर्न्स आते हैं। बता देना, वीडियो में एक एक के ऊपर बना सकता हूँ अच्छे से और समझा सकता हूँ, तो बता देना, लेकिन हाँ ये पता होने चाहिए यार, ठीक है। ये आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आप जाते हो एक जावा डेवलपर बनने के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आपको जावा के अंदर कोड करना आता है, आपको फ्रेमवर्क पता होने चाहिए, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए होने चाहिए, उसके अलावा ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं। ऊप्स तो आपसे रिकमेंडेड, ऊप्स तो आपसे पूछेंगे ही, भले ही आपको ये ना आता हो, ठीक है, भले ही आपको जेनकिंस ना आता हो, भले ही आपको AWS ना आता हो, लेकिन ऊप्स, डिजाइन प्रिंसिपल्स, दीज आर रिक्वायर्ड फ्रॉम यू, ठीक है। ये तो आपसे पूछे ही जाएंगे भैया, पढ़ के चले आना। माइक्रो सर्विसेज, कुबरनेटिस एंड डॉकर, हो सकता है ये भी आपसे ना पूछे इतना, लेकिन पढ़ के जाओगे तो अच्छी बात है, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, अच्छा मेरे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेरा सिस्टम बना हुआ है, तो उसके बाद मुझे डॉकर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डॉकर के अंदर आप कैसे कंटेनराइजेशन कर सकते हो, उसके बारे में पता होना चाहिए, कैसे डिप्लॉयमेंट होती है। ये थोड़ा डिप्लॉयमेंट साइड में हम चले जाते हैं, लेकिन हाँ अगर ये पता है आपको चीज़ें तो और अच्छी बात है। ये वो लोग भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं पर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन रखे हैं और उनको आप प्रमोशन पाना है, ठीक है, उनको और ऊपर जाना है, तो उनको क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो उनको ये सब चीज़ें तो पता होनी चाहिए। अगर आप 3-4 लाख के डेवलपर कहीं पर लगे हो, 4-5 लाख के, और अब आपको स्विच करना है, अब आपको थोड़ा बड़ा पैकेज फोड़ना है, थोड़ा अच्छे लेवल पर जाना है, तो ये सब चीज़ें सीखना स्टार्ट कर दो। इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्री रेलेवेंट है और कभी जाने वाली नहीं है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है ना, ये हमेशा इंडस्ट्री रेलेवेंट रहेंगी, कभी नहीं जाएंगी, चाहे कोई AI आ जाए, चाहे कुछ आ जाए। ये सब चीज़ें बेसिक्स हैं, ये सब चीज़ें आपसे हमेशा डिमांड में रहेंगी, हमेशा पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। तो इसके अंदर भैया मुझे कितना टाइम लगने वाला है, तो यार कुछ कुछ चीज़ें तो आप तुरंत जाके सीख लो अभी के अभी, ठीक है, जिनके अंदर आपको दो वीक लगेंगे मैक्स टू मैक्स, ठीक है। गिटहब और लिनक्स कमांड वगैरह, इंटेलिजे वगैरह, ये सब चीज़ें तो आसान है, लेकिन कुछ चीज़ें आप जैसे जैसे करके प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आएंगी। कुछ कुछ चीज़ों के लिए ऑलरेडी कुछ कुछ कोर्स बने हुए हैं, उसके साथ ही आपके एडिशनल टूल्स वगैरह, आप जाओगे यूट्यूब के ऊपर, आपको फ्री रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। लेकिन फ्री रिसोर्सेज तो एक इशू आता है कि आपको स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं मिलता है। आपको स्ट्रक्चर्ड पाथ चाहिए तो आपको बता रहा हूँ ये सब कोर्सेज से ही मिल रहे होते हैं, ठीक है। चाहे सस्ते वाले करो चाहे थोड़े महंगे वाले करो, कोर्सेज से करोगे तो स्ट्रक्चर्ड वे में कर पाओगे। इसके अलावा आपका प्राइम 2.0 कोड का जैसे मैंने बताया, यहाँ से आप DSA अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और अपनी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अगर आपको बेसिक्स भी नहीं आते तो यहाँ पे आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छा जावा डेवलपर बनाने में हेल्प करेंगी इन 2024।
ये सब चीज़ें आती हैं आपको, तो आप देखोगे कि आपका हाँ सही में सैलरी हाइक भी हो रहा है। ठीक है, तो जाके पढ़ो, जावा करो और बताओ मुझे कि आप क्या करने वाले हो। वीडियो अगर पसंद आई तो अभी कभी जाकर लाइक बटन को ठोक दो और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं, बाय बाय।